आज हम पढ़ने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी के बारे में। तो इनका जीवन कैसे था, कौन कौन से काम इन्होंने किए हैं, कौन कौन से वर्क इन्होंने लिखे हैं, इसके बारे में जो है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हु ही वॉज। अ ब्रिलियंट बंगाली पॉलीमैथ, which means he was an expert in many fields including writing, music, philosophy and art। मतलब ये जो है बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मंझे हुए क्या थे, एक पॉलीमैथ थे। मतलब बहुत सारे फील्ड के बारे में इनको नॉलेज रहता था। पॉलीमैथ मतलब होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रखना, है ना। विच मीन्स ही वॉज इन एक्सपर्ट इन मैनी फील्ड्स, मतलब उनको बहुत सारे सब्जेक्ट फील्ड्स के बारे में नॉलेज था। कौन कौन से थी वो, इंक्लूडिंग राइटिंग, है ना, लेखन कला उनको आता था, लिखने की कला जो है। म्यूजिक, है ना, गाना बनाने, गाना कंपोज करना। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के भी ज्ञाता थे ये। एंड आर्ट, मतलब पेंटिंग वगैरह आर्टिस्ट भी थे एक, ठीक है। फेमस निकनेम्स, इनको जो है किन किन नामों से बुलाया जाता था। कॉमनली नोन एज गुरुदेव एंड द बार्ड ऑफ बंगाल, इनको जो है गुरुदेव की उपाधि इनको मिली है। और बार्ड ऑफ बंगाल, बार्ड मतलब होता है पोएट, तो बंगाल के पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता था, पहचाना जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। मेजर इम्पैक्ट, he completely modernized Bengali literature and music in the late 19th and early 20th century। ये जो है बंगाली लिटरेचर को मॉडर्नाइज्ड करने का जो है काम किए हैं, मतलब मॉडर्न फॉर्म में लिखना। आज की जो नवीनतम फॉर्म है, जो मॉडर्न टाइम में जिस तरीके से राइटर लोग जो है ना, लिटरेचर लिखने के लिए कौन कौन से चीजों का यूज करते हैं, वो सारी चीज जो है ये बंगाली लिटरेचर में यूज किए हैं, है ना। म्यूजिक में भी यूज किए हैं। कब किए हैं, लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1920-30s के आसपास से लेके 1980s तक, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी से, ठीक है। आगे देखते हैं अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, मतलब इनकी जो शुरुआती जिंदगी है और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये अब देखते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इंडिया। तो इनका बर्थ हुआ है 7 मई 1861, मतलब 7 मई 1861 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। अभी हम लोग जो है कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा इंडिया है के में अंदर में आता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की एक सिटी है, कैपिटल है, ठीक है। आगे देखते हैं फैमिली, रेज्ड इन अ वेल्दी, डीपली आर्टिस्टिक एंड कल्चरली इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण फैमिली। ये जो है बहुत ही अमीर घराने से, अमीर घर से बिलोंग करते थे, है ना। डीपली आर्टिस्टिक फैमिली थी इनकी, मतलब जो कला के ऊपर जो है इनका बहुत ज्यादा पकड़ था, इनके घर वाले भी क्या थे, कलाकार थे। एंड कल्चरली इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण फैमिली, मतलब जो अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे, जो इनकी ब्राह्मण फैमिली, मतलब एक ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, एक ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं एजुकेशन, he mostly disliked formal schooling and was educated at home by private tutors। ये जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था फॉर्मल स्कूलिंग, है ना, कि आप जो है स्कूल जाएं और क्लास 1 2 3 इस तरीके से लाइन वाइज पढ़ें। एंड was educated at home by private tutors, ये जो है अपने घर में ही प्राइवेट ट्यूटर्स, मतलब पर्सनल ट्यूशन लेके जो है अपना जो है स्कूलिंग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लोबल एक्सपोजर, he was sent to England to study law but returned to India without completing his degree to pursue his passion for writing। ये जो है इनके घर वाले इनको इंग्लैंड भेजे थे लॉ पढ़ने के लिए, है ना, वकालत जो है लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो है इंडिया वापिस आए बिना कंप्लीट किया अपने कोर्स को, मतलब इन्होंने जो है लॉ कंप्लीट नहीं किया। क्यों आ गए, क्योंकि इनको राइटिंग में इंटरेस्ट था, यहाँ के जो है वो लिखना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो है वापिस आ गया और अपना लेखन कार्य, लिखने का कार्य जो है चलाते रहे, आगे करते रहे, काम करते रहे इस पे। आगे देखते हैं नोबेल प्राइज 1913, इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, कब, 1913 में। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। इनको जो है अपना नोबेल प्राइज कौन से वर्क के लिए मिला है, इनका जो पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि, गीतांजलि जो इनका पोएम ऑफ कलेक्शन है, जिसको सॉन्ग ऑफरिंग्स भी बोलते हैं, इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1913 में। आगे देखते हैं ग्लोबल फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू एवर विन अ नोबेल प्राइज। ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला है। मतलब आज तक जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वही लोग जो नोबेल प्राइज जीता करते हैं, लेकिन लिटरेचर के फील्ड में ये पहले थे जिनको जो है ईस्ट साइड से होने पर जो है इनको, एशिया से होने पर जो है इनको यूरोपियन क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज जो है इनको मिला है। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज। नाइटहुड,
किंग जॉर्ज फिफ्थ अवार्ड हिम अ ब्रिटिश नाइटहुड इन 1915। ठीक है, 1915 में किंग कौन था ब्रिटिश इंग्लैंड का? किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो इन्होंने जो है इनको अवार्ड नवाजा गया है, किससे? नाइटहुड डिग्री से जो है इनको नवाजा गया था। ठीक है, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को। एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, टैगोर रिनाउंस्ड गेव बैक हिज नाइटहुड इन 1919 टू प्रोटेस्ट द ब्रूटल जलियांवाला बाग है ना मैस्केयर। तो जो इंडिया में जलियांवाला बाग मैस्केयर जो कांड हुआ था, तो इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में जो है इन्होंने जो उस अवार्ड को, उस उपाधि को क्या है वापस कर दिया कि आप लोगों को जो है मैं ये अवार्ड जो है वापस कर दें, इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, कि जो है जलियांवाला बाग के क्या है खिलाफ थे, कितने लोग जो है बिना किसी गुनाह के जो मारे गए थे, इसीलिए इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। ये प्रोटेस्ट करने का था तरीका था। आगे देखते हैं, मेजर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से इन्होंने जो लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, कौन कौन से काम किए हैं देखते हैं। ब्रेकिंग ट्रेडिशन, इन्होंने कौन से जो है रीति को तोड़ा है? ही मूव्ड बंगाली लिटरेचर अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट एंशिएंट संस्कृत मॉडल्स एंड इंट्रोड्यूस एवरीडे कोलोकियल लैंग्वेज। ये जो है बंगाली लिटरेचर में है ना, बंगाल में जो पोएम्स वगैरह लिखते थे, वर्क वगैरह लिखते थे, उसमें संस्कृत लैंग्वेज का जो पहले से यूज होते जा रहा था उसको इन्होंने ब्रेक किया, और जो है आम जो भाषा, जैसे हम लोग आपस में जो भाषा में बात करते हैं, जो नॉर्मल बंगाली लैंग्वेज है, उसको जो है यूज किया अपने वर्क के लिए। कोलोकियल लैंग्वेज मतलब होता है जो आम प्रचलित भाषा, जिसको हम लोग एक दूसरे के साथ जो है नॉर्मली बात करते हैं, है ना, जैसे वाद विवाद जो करते हैं, तो ये भाषा को जो है लिटरेचर में इन्होंने जो है डाला है, अपने वर्क्स में इन्होंने यूज किया है। नेशनल एंथम्स देखते हैं, इज द यूनिक क्रिएटर ऑफ द नेशनल एंथम्स ऑफ 2 कंट्रीज। तो ये जो है 2 देशों के लिए जो है राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है। जन गण मन फॉर इंडिया है ना, हमारा जो राष्ट्रगान है किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है, अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ संगीत। तो संगीत मतलब म्यूजिक के फील्ड में इन्होंने जो है 22 से ज्यादा, ही कंपोज्ड ओवर 2200 सॉन्ग्स क्रिएटिंग अ होल न्यू जनर ऑफ म्यूजिक दैट रिमेन्स सेंट्रल टू बंगाली कल्चर। 2200 से ज्यादा गाने इन्होंने जो है म्यूजिक जो इन्होंने कंपोज किए हैं, लिखा है, गाया है ना। क्रिएटिंग अ होल न्यू जनर, एक नया जो जनर है, एक नया जनर इन्होंने स्टैब्लिश किया है, इसमें बंगाली कल्चर के लिए। ठीक है ना, जो बंगाली जो कल्चर है उसके लिए 2200 सॉन्ग लिखना मतलब एक नया कल्चर इन्वेंट करना। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं उन्होंने किस तरीके से अपने गाने के माध्यम से बताई है। बियॉन्ड पोइट्री, ही ऑल्सो रोट डीपली मूविंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड डांस ड्रामा। ये सॉन्ग्स के साथ साथ क्या है, नॉवेल्स वगैरह भी लिखे हैं इन्होंने, है ना, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, उपन्यास, प्लेज वगैरह, ड्रामा वगैरह भी लिखा है इन्होंने, है ना, छोटी छोटी जो नाटक रहता है, डांस ड्रामा, नाचते हुए जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, विजन फॉर एजुकेशन एंड आर्ट, है ना, कि क्या इनके विजन्स थे, किस तरीके से इनके दृष्टिकोण थे, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बारे में सोचा है, आर्ट्स के बारे में सोचा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडेशन इन्होंने रखा है, न्यू रखा है। फाउंडेड ए यूनिक ओपन एयर स्कूल एट शांति निकेतन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश किया था इन्होंने? शांति निकेतन में स्टैब्लिश किया था इन्होंने 1901 में, जो बाद में विच लेटर बिकम अ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी, जो बाद में जो है विश्व में प्रख्यात एक विश्वविद्यालय के रूप में जो है प्रख्यात हुआ बाद में जो है ना, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी हम लोग बात करें तो, है ना, जहाँ से हम जो है हमारे जो रीति रिवाज है, जो चीजें हैं, कल्चर को हम जो है एक्सचेंज करते हैं अलग कंट्रीज के साथ। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं आप लोग नाम से ही। लर्निंग विथ नेचर, he believed the students should learn outdoors in nature rather than being trapped inside strict classroom। इनका क्या मानना था कि क्लास के अंदर, मतलब एक क्लासरूम में पढ़ने के बजाय हमको जो है नेचर में, आउटडोर्स में जो है ओपन एरिया में जो है पढ़ना चाहिए करके। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट ब्लूमिंग आर्टिस्ट, he took up painting later in his life in his late 60s and created thousands of unique modern artworks। ये जो है अपने शुरुआती टाइम में आर्टिस्ट नहीं थे, मतलब पेंटिंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जब इनका ये 60 में हुआ, मतलब 60 साल के हुए, तब जो है इनको इंटरेस्ट आया पेंटिंग में, और ये जो है 1000 से भी ज्यादा यूनिक मॉडर्न आर्ट वर्क्स जो इन्होंने बनाया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स इन्होंने की है ना। लास्ट देखते हैं हम लोग, फाइनल ईयर्स एंड लेगेसी, जो उनके अंतिम साल में इन्होंने क्या 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 देखते हैं, उनकी जो लेगेसी है ना, इसके बारे में। कल्चरल ब्रिज, ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, शेयरिंग इंडियन कल्चर विद द वेस्ट एंड ब्रिंगिंग ग्लोबल आइडियाज बैक टू इंडिया। इन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है बहुत सारा समय जो है घूमने फिरने में बिताया है, मतलब ट्रैवलिंग, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में क्या है विजिट किया है, और जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको वहां वहां फैलाया है। मतलब जो ईस्टर्न कल्चर हम लोग ईस्ट साइड की कंट्रीज हैं, तो उसको वेस्ट साइड के कंट्रीज में क्या है फैलाया है, घूमे हैं,
है ना, अपने जो कल्चर्स, इंडियन कल्चर्स को उसको बाहर लोगों को बताया है, और जो बाहर के अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, ब्रिंगिंग ग्लोबल आइडियाज बैक टू इंडिया, जो वहाँ के जो आइडियाज हैं, जो चीजें हमको जो है इंडिया में लेकर इन्होंने आया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए इन्होंने डेथ पास्ड अवे ऑन 7th of August 1941 एट द एज ऑफ 80। इनका जो डेथ हुआ है 7 अगस्त 1941, 1941 में जो इनका डेथ हुआ, जब इनकी एज कितनी थी, 80 ईयर्स में। जब ये डेथ हुए तो इनका एज था 80 ईयर्स। ठीक है, लास्ट enduring legacy, he is remembered today as one of the most outstanding creative minds in the history of the modern Indian subcontinent, है ना। तो ये जो है आज भी हमको जो है याद करते हैं, हमको याद आते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत ही क्रिएटिव माइंड के जो है एक इंसान थे, जिन्होंने हिस्ट्री, जो इतिहास में जो है बहुत ही अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। जो हमारा मॉडर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारे एशिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट है, इन्हें यहाँ पे जो है इतिहास रचा है कि, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इन्होंने जो है हमारे लिए करके दिए हैं, किए हैं। तो इनको जो है हम लोग याद करते हैं आज भी, है ना। हमारा जो नेशनल एंथम है रोज हम लोग गाते हैं तो हमको याद आता है कि किसने लिखा था। ठीक है, चलिए, ये था आज की बायोग्राफी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और राइटर की बायोग्राफी के साथ। ठीक है।